गुड मॉर्निंग एवरीवन। आ रही है मेरी वॉइस सबको? गुड मॉर्निंग मैम। यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा, लास्ट टाइम हमने क्या किया था ईटी में? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। लास्ट टाइम हमने कहाँ पे छोड़ी थी ईटी? इलेक्ट्रिक फील्ड पर, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, हमने फोर्स की वैल्यू लिख ली थी और इलेक्ट्रिक फील्ड लिख ली थी। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने किया था कि दो चार्जेस में फोर्स कितनी होगी, Q1 Q2 by 4 by epsilon naught हाफ स्क्वायर। ठीक है, दो चार्जेस में फोर्स कितनी होगी, Q1 Q2 by 4 by epsilon naught हाफ स्क्वायर। ठीक है, जो भी स्टूडेंट इस लेक्चर में नए हैं ना, सिर्फ एक ही लेक्चर आपको देखना है पुराने वाला, तो क्योंकि ये 2 दिन पहले ही स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो वो 2 लेक्चर्स आपने कंप्लीट कर देने हैं, देन आपको ये समझ में आ जाएगा। वैसे समझ तो आज भी आ जाएगा, बस आज ये याद रखो कि दो चार्जेस में फोर्स कितनी होगी। ठीक है, दो चार्जेस में फोर्स कितनी होगी, Q1 Q2 by 4 by epsilon naught r square। मान लो ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2, दोनों में डिस्टेंस कितना है r। ठीक है, तो Q1 Q2 आ गया 4 by epsilon naught, साथ में क्या आ गया r square। अब हमने एक और चीज निकाली थी, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, अब हमने अभी तक के सिर्फ इनके फॉर्मूले किए हैं, हमने अभी तक के सिर्फ इनके फॉर्मूले किए हैं। अभी हम इनके फाइंड करेंगे, मतलब हम डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। ठीक है, जैसे देखो आपने बीएससी में एक बहुत लेंथी मेथड पढ़ा होगा। ठीक है, मान लो मेरे पास एक वायर है, ये वायर है। ठीक है, ये ये वायर है, इनफाइनाइट वायर है। ठीक है, इसके ऊपर चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट है, प्लस क्यू। ये एक इनफाइनाइट वायर है जिसके ऊपर चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट है, प्लस क्यू। चाहे इसको फाइनाइट वायर मान लो, चाहे इनफाइनाइट मान लो। ठीक है, पहले फाइनाइट के लिए करते हैं, फिर उसको जनरलाइज कर देंगे इनफाइनाइट के लिए। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट चीज देखो, इस वायर के ऊपर P पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी हो, मतलब क्या है कि ये एक वायर है, ये क्या है, एक वायर है, इसके P पॉइंट पे मुझे यहाँ पे खड़ी हूं मैं। ठीक है, इसके ऊपर P पॉइंट पे यहाँ पे मुझे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड फील होगी, कितनी फोर्स लगेगी, क्यों फोर्स लगेगी, इस चार्ज की वजह से, क्योंकि चार्ज के अराउंड क्या बन जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगी, कुछ ना कुछ यहाँ पे हमें फील होगा। तो हमें कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड फील हो रही है वो हम फाइंड कर सकते हैं। देखो इसके दो मेथड हैं। सबसे पहले मेथड क्या किया गया था, यहाँ पे हम एक स्मॉल एलिमेंट लेके चलते हैं, यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट लेके चलेंगे, स्मॉल एलिमेंट की वजह से यहाँ पे फील्ड निकाल लेंगे, फिर यहाँ से निकाल लेंगे, ऐसे करके फिर हम इंटीग्रेट कर देंगे। वो बहुत ही लेंथी मेथड चला जाता है, हमें लेंथी मेथड से काम नहीं करना है। ठीक है, इसी सेम प्रॉब्लम को आगे गॉस लॉ ने सॉल्व किया था। ठीक है, तो मैं आपको जस्ट बता रही हूँ कि आप बुक में देखोगे कि ये मैंने नहीं करवाया है। ठीक है, इसके रिजल्ट जो निकलेंगे वो आप सेकेंड लॉ से भी सेम निकाल सकते हो। इसमें 10-15 स्टेप करने पड़ेंगे इस वाले मेथड से। ठीक है, और वहां पे सिर्फ 2-3 स्टेप में आंसर आ जाएगा। तो आपने ये वाला मेथड नहीं करना है। ये अगर पेपर में आया तो ये पेपर में आते हैं CSIR नेट के। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम दी, वो 1-2 स्टेप में निकल जाने चाहिए, ऐसे वाले क्वेश्चन आपको आएंगे। तो इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स को हम यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे गॉस लॉ से। ठीक है, अब ये लॉ है क्या, ये लॉ हमें बोलता है कि जो फ्लक्स है वो इक्वल होती है चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। जो फ्लक्स है, ये कौन सी फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होती है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आप बोलोगे कि फ्लक्स क्या होती है, ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या मतलब है,
मान लो ये एक सरफेस है, ये क्या है, एक सरफेस है, इसमें से कितनी फील्ड लाइंस पास होके जा रही हैं, मींस इसमें कितनी नेट फ्लक्स बच रही है, इसमें कितनी नेट फ्लक्स बच रही है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। या फिर आप इसको ऐसा बोलो, इसमें फील्ड लाइंस कितनी पास होके जा रही है, इस एरिया में से फील्ड लाइंस कितनी पास होके जा रही है, उसको बोलेंगे फ्लक्स। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होके जा रही है इस एरिया में से तो वो बन जाएंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होके जा रही होगी तो उसको क्या बोलते, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फ्लक्स का मतलब क्या है कि फील्ड लाइंस कितनी जाएंगी। अब जो यहाँ पे मैंने लिखा है कि फ्लक्स है जो वो इक्वल है चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब मैंने यहाँ पे चार्ज इनक्लोज क्यों लिखा है, चार्ज इनक्लोज क्यों लिखा है, इस ये चीज समझने वाली है। ठीक है, अब इस चीज को देखो, ये मेरे पास एक सरफेस है, ये मेरे पास एक सरफेस है, ठीक है, एक चार्ज पड़ा है प्लस क्यू बाहर, ठीक है, एक मेरे पास सरफेस ये है, इसके चार्ज पड़ा है अंदर। दो कंडीशंस है मेरे पास, ठीक है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इस चीज को ध्यान से समझना। मेरे पास दो केस है, एक सरफेस ये है चार्ज बाहर पड़ा है, एक सरफेस ये है चार्ज सरफेस के अंदर पड़ा है। अब यहाँ से प्लस क्यू से जो फील्ड लाइंस है वो कैसे निकलती हैं, प्लस क्यू से फील्ड लाइन ऐसे निकलती है, बाहर की तरफ ऐसे निकलेंगी ना फील्ड लाइंस। ठीक है, तो प्लस क्यू से फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकलती है, तो ये फील्ड लाइन ने ऐसे पास किया किसको, सरफेस को। तो अगर आप यहाँ पे नेट फ्लक्स फाइंड करने की कोशिश करोगे, इस सरफेस में से नेट फ्लक्स फाइंड करने की कोशिश करोगे तो कितना होगा, यहाँ पे हमें जीरो मिलेगी। क्यों जीरो मिलेगी, जितनी लाइन एंटर की, जितनी लाइंस एंटर की उतनी ही क्या कर गई, लीव कर गई। सब जगह की चार्ज बाहर बाहर पड़ा है, जितनी एंटर की उतनी ही क्या कर गई, लीव कर गई। तो जितनी फील्ड लाइंस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर की उतनी ही क्या कर गई, लीव कर गई। तो टोटल फ्लक्स क्या मिली हमें, जीरो। इस सरफेस में टोटल फ्लक्स क्या मिली, जीरो। क्यों जीरो मिली, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज ही इनक्लोज नहीं है, इस सरफेस में चार्ज इनक्लोज ही नहीं है। ठीक है, इस सरफेस में अगर चार्ज इनक्लोज जीरो है तो आपको फ्लक्स भी क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। अब सेकेंड चीज देखो, यहाँ पे क्या है, फील्ड लाइन कैसे जाएगी, तो ये सिर्फ बाहर निकल रही है, ये फील्ड लाइंस सिर्फ बाहर निकल रही है, अंदर एंटर कोई भी नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ फ्लक्स मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ फ्लक्स मिलेगी। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर सरफेस के अंदर चार्ज है, अगर सरफेस के अंदर चार्ज है तो आपको फ्लक्स कुछ ना कुछ मिलेगी, क्योंकि सिर्फ बाहर की तरफ जा रही है, अंदर एंटर तो करने वाला कोई है ही नहीं, तो कैंसिल करने वाला तो है ही नहीं। ठीक है, बट अगर चार्ज पड़ा है बाहर तो जितनी फील्ड लाइन एंटर कर रही है उतनी क्या कर जाएंगी, लीव कर जाएंगी। तो आपको टोटल फ्लक्स क्या मिलने वाली है, जीरो मिलने वाली है। तो यही गॉस लॉ ने ही बताया था, ये गॉस लॉ है हमारा। इसने भी यही बताया था कि जो फ्लक्स है ना वो किसके इक्वल होगी, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज इनक्लोज होना चाहिए उस सरफेस में, तभी आपको नेट फ्लक्स कुछ ना कुछ मिलेगी। क्लियर है ये चीज सबको, बताओ नहीं किसी और मेथड से समझाती हूँ। मैम सेकंड केस में जो चार्ज है वो अंदर तो है पर उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर जा रही है, फिर कैसे कहेंगे कि ये एनक्लोज्ड है। मतलब बस चार्ज को देखना, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं देखना कि वो बाहर जा रही है या अंदर आ रही है। अब सिर्फ इसको देखो, चार्ज इस सरफेस में चार्ज पड़ा है, ठीक है मैम। सरफेस के अंदर चार्ज पड़ा होना चाहिए, ओके मैम। ये बाहर पड़ा था। मैम सरफेस के अंदर भी कोई ना कोई इफेक्ट होगा, तब भी ऊपर वाले में फर्स्ट केस में अपने पास जो फील्ड लाइंस थी उनको कैंसिल कर रहा है वो। नहीं पता क्या है, देखो आप एक चीज देखो, अगर चार्ज बाहर पड़ा है जितनी एंटर कर रही है फील्ड लाइन उतनी ही लीव कर गई।
तो यहाँ से टोटल फ्लक्स कितनी मिली आपको, ये एंटर की, ये लीव कर गई, तो ये हाँ जी। एंटर की लीव कर गई, दोनों इक्वल हो गई। तो आपको फ्लक्स कितनी मिलने वाली है, 0। ओके। दोनों कैंसल आउट हो गई, जितनी एंटर की उतनी लीव करके वो दोनों कैंसल आउट हो गई। बोल सकते हो। और किसी को कोई कंफ्यूजन हो, तो हमारे पास ये लॉ हमें क्या बताता है कि फ्लक्स हमें कहाँ से मिलेगी, फ्लक्स हमें मिलेगी अगर चार्ज सरफेस के अंदर पड़ा होगा। अगर आप सरफेस के बाहर चार्ज रख दोगे तो नेट फ्लक्स हमें क्या मिलने वाली है, 0 मिलने वाली है। ठीक है, अब हमारे पास ये चीज है, ठीक है, ये लॉ लिखा है मैंने। तो हमारे पास फ्लक्स इक्वल है चार्ज इनक्लोज्ड बाय अपसाइड डाउन, और फ्लक्स को हम ये भी लिख लेते हैं E into ds। इंपॉर्टेंट चीज है ये, डायरेक्ट पूछा जा सकता है, गॉस लॉ। ये ऊपर दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये फ्लक्स, फ्लक्स को हम क्या लिख सकते हैं, E डॉट ds मीन्स क्लोज सरफेस पे इंटीग्रेशन होगी, क्लोज सरफेस पे इंटीग्रेशन होगी, और ये किसके इक्वल होगा, चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अब आपको ये चीज याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो आज के लेक्चर में सबसे पहले चीज आप कौन सी याद रखोगे, ये वाली चीज याद रखोगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल सकता है इसमें से। अब इस लॉ को यूज करके, इस लॉ को यूज करके हम क्या करेंगे, अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब फर्स्ट प्रॉब्लम हम मान लेते हैं, फर्स्ट प्रॉब्लम जैसे मेरे पास क्या है, पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज है ये, जिसका चार्ज कितना है, Q। अब P पॉइंट पे खड़े होके देख रहे हो, P पॉइंट पे खड़े होके देख रहे हो कि इसकी वजह से यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, मीन्स कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फील होगी, वो फाइंड करना चाहते हो आप। तो इसके लिए हमारे पास ये मेथड लगाने, हम मेथड कैसे लगाएंगे, ठीक है, ये वाला। तो आपने क्या करना है, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। ठीक है, इस लॉ को लगाने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस ऐसा होना चाहिए कि उस सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होनी चाहिए। ठीक है, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, सेम मिलनी चाहिए। ये पॉइंट पहले नोट कर लो। ठीक है, जब मैं गॉसियन सरफेस बनाऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि मैंने ये चीज क्यों बोली है। ठीक है, और सेकंड चीज, ये सिमेट्रिक होना चाहिए, ये सिमेट्रिक होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास हमने क्या करना है, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। ऐसा सरफेस ड्रॉ करना है जिसके हर एक पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो फील्ड क्या मिलने वाली है, सेम मिलने वाली है, उसकी बाउंड्रीज पे फील्ड हमें सेम मिलने वाली है। उसके बाद जो होना चाहिए ना गॉसियन सरफेस, वो सिमेट्रिक होना चाहिए, उस पॉइंट के अराउंड, उस वायर के अराउंड के भी आप अराउंड बना रहे हो ना, उसके अराउंड वो चीज सिमेट्रिक होनी चाहिए। मान लो हमारे पास ये है, ये फर्स्ट केस है, ठीक है, ये एक पॉइंट चार्ज है, पी पॉइंट पे फाइंड करना चाहते हैं, तो पी पॉइंट पे यहाँ पे क्या स्फीयर ड्रॉ कर दो, यहाँ पे क्या कर दिया, एक स्फीयर ड्रॉ कर दिया, तो ये स्फीयर क्या बना, गॉसियन सरफेस बना, गॉसियन स्फीयर बना। अब यहाँ से यहाँ तक हम रेडियस मान लेते हैं आर, क्योंकि ये एक स्फीयर है, स्फीयर का कुछ ना कुछ रेडियस होगा, वो रेडियस हम क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। ठीक है? अब हमने क्या करना है, इसको यहाँ पे अप्लाई करना है। इसको अप्लाई करने से पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए, किसी का भी जो एरिया वेक्टर होता है ना, तो यहाँ पे डी एस है, डी ए है चाहे, ठीक है, जो डी एस है वो क्या है, एरिया वेक्टर है। ठीक है? वो क्या है, एरिया वेक्टर है। जो
जो एरिया वेक्टर होता है वो नॉर्मल के परपेंडिकुलर, नॉर्मल के सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। मान लो ये सरफेस है, ये हमारा सरफेस है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा आपका, और आउटवर्ड होता है, ठीक है। याद रखो चीज को, कॉपीज पे लिख लो स्टार करके, कि जो एरिया वेक्टर होता है वो सरफेस के नॉर्मल होता है एंड आउटवर्ड होता है, ठीक है। तो ये अगर सरफेस है तो इसके जो एरिया वेक्टर है वो क्या होगा, इस तरफ होगा, आउटवर्ड, नॉर्मल एंड आउटवर्ड मिलेगा। और जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी किस डायरेक्शन में जा रही है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी किस डायरेक्शन में जा रही है, पॉजिटिव चार्ज है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइन तो बाहर की तरफ निकलेंगी, इससे ऐसे निकलेंगी फील्ड लाइंस, ऐसे निकलेंगी फील्ड लाइन बाहर की तरफ, ठीक है। तो आप देखो ये इसकी बाउंड्री है, बाउंड्री पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सब जगह आपको सेम मिलेगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का क्या है, डिस्टेंस सेम है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम है। तो अगर डिस्टेंस सेम है, आप किसी भी पॉइंट पे देखो तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलने वाली है, कांस्टेंट। मैंने वही चीज बोली, ठीक है, कि गॉसियन सरफेस ऐसा ड्रॉ करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ना हुई, ये निकालना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने ये हम क्यों लेके आए हैं गॉस लॉ, ठीक है, ये हम इसीलिए लेके आए हैं ताकि हमारी प्रॉब्लम्स लेंथी ना बने, एक दो स्टेप में हमारा आंसर आ जाए। तो वो आंसर तब आएगा अगर आप ये जो चीज है ना, ये एग्जैक्ट मीन अच्छे से ड्रॉ करोगे, तो ये क्या है हमारा एक सही चीज ड्रॉ करोगे, मतलब कि हमने क्वेश्चन क्लियर लिया जिसके हर एक पॉइंट पे बाउंड्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस, मुझे कोई बता सकता है इन दोनों में एंगल कितना है, ई और डीएस में एंगल कितना है, 0 डिग्री। 0 डिग्री, 0 क्योंकि वो डिग्री। सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये भी इसी डायरेक्शन में है, ये भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों में एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री। तो अगर मैं यहाँ से देखूं, इस तरफ विजिबल है सबको, यस मैम। E इंटू डी एस, डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो क्या लगता है, कॉस ऑफ थीटा, कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना है, 0, इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब सब जगह क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो मैं इसको बाहर निकाल सकती हूँ, यहाँ से E बाहर निकला, यहाँ से हो जाएगा डीएस। स्फीयर का एरिया कितना होता है, स्फीयर का एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हम इतने एरिया की बात कर रहे हैं जिसका रेडियस कितना है आर, तो 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आई क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये निकल आई। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास निकल आई E इज इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और पॉइंट चार्ज की वजह से इतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है। पॉइंट चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, तो इसी ने भी यही चीज निकाली है, इसने भी यही चीज निकाली है। ये क्लियर है चीज सबको, बताओ जल्दी से। मैम आपने बोला मैम ना कि जो यस। एरिया वाला है वो उसके परपेंडिकुलर होता है, जो हमने सरफेस सरफेस बनाया है। लिया है। हाँ जी मैम। बट मैम अगर हमने सरफेस कॉपी की तरह लिया है तो उसका जो नॉर्मल है वो तो मतलब इसका जो नॉर्मल आपने ड्रॉ किया है वो मैम हमारी तरफ नहीं आएगा बोर्ड से बाहर एरिया का। तरफ लिया है आपने अगर, मैम आपने बोर्ड लिया है उसका सरफेस गॉसियन सरफेस और उसका नॉर्मल तो फिर मैम बोर्ड से बाहर नहीं निकलेगा। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली पता प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि ये स्फीयर है, आपको यहाँ पे दिख रहा है सर्कल, ओके इन मैम। दोनों में फर्क है, ठीक स्फीयर है मैम सोचो ठीक है। आप, हाँ जी मैम मैं वो सर्कल समझ रही थी तो उसका तो फिर बाहर हाँ होगा ना मैम। स्फीयर, स्फीयर स्फीयर। सोचो इसको। ओके ओके ठीक है मैम। मैम चार्ज के नीचे क्या एक्सटर्नल लिखा है? ठीक है, इसको सर्कल नहीं स्फीयर सोचो। मैम हाँ जी,
जो चार्ज के नीचे एक्सटर्नल लिखा है गॉस लॉ में, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट में, ऊपर लॉ में, समझ नहीं आया, गॉस लॉ चार्ज में। इनक्लोज। ठीक है। नवदीप थोड़ा सा लाउड बोलो। हाँ जी मैम ठीक है। किसी को कोई कंफ्यूजन हो? नहीं है कंफ्यूजन? मैम या तो और जब सब हमने मैम जो पिछली बारी हमने निकाला था, आपने कहा था सेम है, तो उसमें तो 2 चार्ज थे, इसमें 1 चार्ज है, तो फिर सेम कैसे होगा मैम ये? Q1 इंटू Q2 डिवाइड पहले बाई 4। पहले हमने लिखा था फोर्स। फोर्स क्या होती है देखे नहीं आपने? फोर्स क्या है? Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अल्फा। आपने इलेक्ट्रिक की निरीक्षण है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, एक चार्ज हट जाएगा यहाँ पे, ये बनेगा। हाँ जी मैम, हाँ ठीक है जी, मैम। तो यही है ना। यस मैम। अब या तो वाक्यों को समझ आया होगा या फिर अच्छे से ऊपर से निकला होगा। अब दोनों में से क्या आएगा ये आप लोग बताओगे। अगर किसी को नहीं समझ में आया ना, मैं रिपीट कर दूंगी, बट ये मतलब बिना समझे मत जाना आज, क्योंकि आगे सारी प्रॉब्लम फिर ऐसे ही आने वाली है। करें आगे? आ गया मैम समझ। ओके, करें आगे बाकी। मैम इसमें कोई होलो वगैरह का वो तो नहीं प्रॉब्लम आएगा ना कि ये आपके पास स्फीयर होलो है या फिर फील्ड हाँ है? जी हाँ जी, वो करेंगे, वो करेंगे। तो हमारे पास अब नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है, एक होलो स्फीयर है। होलो स्फीयर का क्या मतलब है? स्फीयर बोल रही हूँ मैं, सर्कल नहीं, ठीक है। स्फीयर मतलब एक बॉल है, जैसे बॉल अंदर से खाली होती है, ठीक है। होलो स्फीयर मींस जिसके सिर्फ सरफेस पे चार्ज होगा, अंदर सारा खाली होगा, ठीक है। जैसे क्रिकेट की वो कोई भी बॉल देख लो, ठीक है, जो मटेरियल लगा होगा सिर्फ उसकी बाउंड्री पे लगा होगा, इनसाइड सारा क्या होता है? खाली होता है। तो वो एक होलो स्फीयर, स्फीयर की तरह काम करेगी, ठीक है। पहली चीज मैं बोर्ड पे बना नहीं सकती, ठीक है, स्फीयर ये उसमें चला जाएगा। 2D में है ये बोर्ड, ठीक है, तो इसको स्फीयर ही समझना है। बनाने की जरूरत नहीं है। ये मेरे पास एक होलो स्फीयर है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है, सिर्फ सरफेस पे। अंदर से क्या पड़ा है? ये खाली, ठीक है। इसके सिर्फ सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है और अंदर से ये क्या पड़ा है? खाली। इसको बोलेंगे होलो स्फीयर। अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या है? एक होलो स्फीयर लिया, उसके एक पी पॉइंट बाहर है। यहाँ पे अगर मैं खड़ी होकर देखूं, मुझे कितनी फील्ड एक्सपीरियंस होगी, ठीक है। अगर मैं सरफेस पे खड़ी होकर देखूं तो मुझे कितनी फील्ड एक्सपीरियंस होगी। अगर मैं इनसाइड खड़ी हो जाऊं तो मुझे कितनी फील्ड एक्सपीरियंस होगी। हमें ये फाइंड करना है। मींस मुझे फाइंड करनी है आउटसाइड दी होलो स्फीयर कितनी फील्ड होगी, सरफेस पे कितनी होगी और इनसाइड कितनी फील्ड होगी, हमें वो फाइंड करना है। तो अब इस स्फीयर का हम रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर, ठीक है। अब सबसे पहले हम फाइंड करते हैं ई आउटसाइड। ई आउटसाइड फाइंड करेंगे। तो आउटसाइड के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप एक गॉसियन स्फीयर ड्रॉ करो। यहाँ पे एक गॉसियन स्फीयर ड्रॉ कर दिया, जिसका हम रेडियस मान लेते हैं स्मॉल आर, ठीक है। पी पॉइंट पे हमने एक गॉसियन स्फीयर ड्रॉ कर दिया, जिसका रेडियस हमने मान लिया ओरिजिन से स्मॉल आर। अब यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस किस तरफ जाती हैं? बाहर की तरफ। पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस किस तरफ जाती हैं? बाहर की तरफ जाती हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलेंगे, कैसे निकलेंगे? फील्ड लाइंस हमारी ऐसे निकलेंगी। अब
सेकेंड चीज है जो इसका डी ए है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो डी ए है वो सरफेस के नॉर्मल एंड आउटवर्ड होता है, ठीक है, सरफेस के नॉर्मल एंड आउटवर्ड होता है। तो इस सरफेस के नॉर्मल एंड आउटवर्ड मींस डी ए, डी एस बाहर की तरफ हो जाएगा, डी एस क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ हो जाएगा। तो अगर ये बाहर की तरफ है, दोनों में एंगल फिर से कितना बन गया, 0 डिग्री, दोनों में एंगल कितना बन गया, फिर से 0 डिग्री। तो अगर फिर से एंगल बना 0 डिग्री, तो यहाँ पे इसको हम क्या लिखेंगे, ई को बाहर लिख लेते हैं cos ऑफ 0 1, अंदर बचा एरिया, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इस पूरे सरफेस पे जितना चार्ज है ना उसको हम बोल देते हैं क्यू, ठीक है। अब मुझे डीएस की वैल्यू बताओ, इसको देख के डीएस की वैल्यू बताओ जल्दी से कितनी होगी। मैम सरकमफ्रेंस मैम हाँ जी, डीएस की डायरेक्शन रिपीट कर दो। डीएस की डायरेक्शन, जो यस मैम। डी होता है, डीएस क्या है, एरिया वेक्टर है, ठीक है। एरिया वेक्टर ऑलवेज सरफेस के, ये मेरा सरफेस है मान लो, ये हमारा सरफेस है, इस सरफेस के नॉर्मल होगा, इस सरफेस के नॉर्मल एंड आउटवर्ड। मेरे पास ना यहाँ पे बॉल नहीं है, नहीं अदरवाइज मैं आपको बता देती। अगर किसी के घर पे भी कोई बॉल हो ना, आप उस चीज को पकड़ के देखो, ठीक है, आप उस चीज को उठा के देखो, 3D में सोचना इसको, 3D में सोचोगे ना, जैसे ये मोबाइल है, इसके नॉर्मल होगा एरिया वेक्टर और आउटवर्ड, ठीक है, इसके सरफेस के नॉर्मल एंड आउटवर्ड जाने वाला है एरिया वेक्टर। अब ना आपको ये दिख तो यहाँ पे सर्कल रहा है, बट इसको स्फीयर की तरह सोचो। मैं ना देख रही हूँ, अगर हमारे पास कोई बॉल पड़ी हो मेरे पास, बॉल तो मेरे को नहीं दिख रही है कहीं पे भी। अच्छा एक मिनट, जैसे ये चीज 3D में है ना, ये चीज 3D में पड़ी है, इसकी हाइट भी है, विड्थ भी है, लेंथ भी है। तो अगर आप देखोगे इस चीज को, ढक्कन को देख लो, ठीक है, अगर आपने एरिया वेक्टर फाइंड करना हो सब जगह हर पोजीशन पे, तो एरिया वेक्टर इसका क्या होगा, बाहर की तरफ ऐसे जाएगा, ठीक है, ये होगा एरिया वेक्टर। इस तरफ ये ऐसे होगा, इस तरफ ये ऐसे होगा और ऐसे होगा। मींस सरफेस के नॉर्मल एंड आउटवर्ड जाने वाला है, ठीक है। समझ में आया तन्वी? यस मैम। तो फिर मैम इसमें एंगल 90 डिग्री नहीं होगा? क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी तो बाहर की तरफ निकल रही है। ओके मैम, ठीक है ठीक है, मैं उसके आपने अकॉर्डिंग सोच रही थी। हाँ जी ठीक है मैम। आप ना ऐसे सोचो, एक स्फीयर 3D में सोचो इसको, अंदर चार्ज पड़ा है तो बाहर की तरफ फील्ड लाइंस निकलेंगी और एरिया वेक्टर भी हमारा बाहर की तरफ होगा, ठीक है। हाँ जी। अच्छा अब मुझे एरिया बताओ कितना होगा। 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। अच्छा ओनली होगा ना, ओनली 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। स्मॉल आर कैपिटल आर, स्मॉल आर। देखो जितेंद्र, आप इस चीज को मत, आपका इतना एरिया आपने नहीं देखना है, आपने ये देखना है इस पूरे बड़े सर्कल को देखो बस। जो आपने क्वेश्चन से फिर बना, उसके अंदर कुछ भी पड़ा हो आपको नहीं पता, उसके अंदर कुछ भी हो आपको उससे लिंक नहीं है, आपका किससे लिंक है, आपका लिंक है इससे, इस क्वेश्चन से फिर के साथ लिंक है आपका, ठीक है। आप इसमें देखना चाहते हो फ्लक्स कितनी है, तो इसकी फ्लक्स यहाँ से बाहर से निकलेगी बाहर टोटल, ठीक है। तो आपको पूरे का एरिया यहाँ पे लेना पड़ेगा और इस पूरे स्फीयर का एरिया कितना बन जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। मैम जब बॉल अंदर से एम्प्टी है, हॉलो स्फीयर है, तो उसका तो एरिया होगा ही नहीं ना कुछ, उसकी तो सिर्फ बाउंड्री बाउंड्री होगी। बाउंड्री तो होगी, बट जब आप आउटसाइड खड़े होके देखोगे ना तो आपको यही चीज दिखेगी। आउटसाइड पता इसका ये करने का वो क्या है, मतलब फायदा क्या है, इस चीज का फायदा क्या है, देखो मैंने लिखा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकली है ये किसकी तरह दिख रही है आपको, ये रिजल्ट हमने पहले निकाल चुके हैं, ये किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी, पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की। तो मतलब एक स्फीयर को अगर आप बहुत दूर खड़े होके देख रहे हो, एक स्फीयर को बहुत दूर खड़े होके देख रहे हो,
तो वो आपको किसकी तरह दिखेगा, वो एक पॉइंट चार्ज की तरह दिखने वाला है, ठीक है। चाहे अंदर हो बाहर हो सरफेस के, उससे कोई मतलब फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप एक होलो स्फीयर को बहुत दूर खड़े होकर देखोगे तो आपको दिखेगा कि सारा चार्ज एक सेंटर पे है, ठीक है, सारा चार्ज सेंटर पे कंसंट्रेट है, तभी आपको वो किसकी तरह दिखेगा, पॉइंट चार्ज की तरह ही दिखेगा। तो पहली चीज है, जब भी आप गॉस लॉ लगाते हो तो आप ये चीज नहीं देखोगे कि कहाँ से फील्ड लाइंस आपको टोटल मिल रही है, ठीक है। आपको देखना है कि गॉसियन स्फीयर में जो आपने स्फीयर बना दिया है ना, उसका आपने एरिया लेना होता है, उसका वॉल्यूम जो भी आप निकालते हो, ठीक है, उसका वॉल्यूम या फिर हमने एरिया लेना होता है, ये चीज ध्यान रखना। अब सेकंड चीज ये तो निकल गया आउटसाइड, तो आउटसाइड मींस स्फीयर के दूर खड़े होकर देखोगे तो आपको वो एक पॉइंट चार्ज की तरह दिखेगा। ये आपको पेपर में क्वेश्चन भी आ सकता है, ये पेपर में क्वेश्चन भी आ सकता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि एक होलो स्फीयर हो, सॉलिड स्फीयर हो, अगर उसको बाहर के दूर खड़े होकर देख रहे हो तो आपको किसकी तरह दिख रहा है, तो वो एक पॉइंट चार्ज की तरह दिखता है। उसके बाद अगर हम सरफेस पे आ जाए, सरफेस पे आ गए तो अब हमारा गॉसियन स्फीयर पी पॉइंट अब मेरा यहाँ पे है, अब मेरा पी पॉइंट यहाँ पे है। अब मेरा पी पॉइंट अगर यहाँ पे है, ठीक है, तो गॉसियन स्फीयर भी यही बन गया, गॉसियन स्फीयर भी हमारा क्या बन गया, यही बन गया। तो अब यहाँ पे देखोगे इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ, तो कितना बनेगा यहाँ पे, ई बाहर निकल आएगा, एरिया हो जाएगा इनटू चार्ज कितना है क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब एरिया, एरिया कितना होगा, एरिया 4 पाई कितना होगा, कैपिटल आर स्क्वायर। यस ये है हमारा गॉसियन स्फीयर, तो इसका एरिया हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये आ जाएगा सरफेस पे, उसको चाहे साइड पे लिख लो, ई आउटसाइड कितना बना था, एक पॉइंट चार्ज की तरह, ई सरफेस पे कितना आया, कैपिटल आर। अब हमारी चीज रह गई इनसाइड कितना होगा, इनसाइड कितना होगा, इनसाइड, इनसाइड आप एक चीज देखो, इनसाइड के लिए आप पी पॉइंट अंदर की तरफ ले जाओ, पी पॉइंट अंदर की तरफ मैं यहाँ पे ले गई, अब यहाँ पे बना दिया ये क्वेश्चन से क्लियर। पी पॉइंट अगर हमने इनसाइड फाइंड करना है तो मैं पी पॉइंट ले गई अंदर, अब इस पे क्या कर दिया आपने, गॉसियन स्फीयर ड्रॉ कर दिया, तो गॉसियन स्फीयर ड्रॉ किया। अब एक चीज है यहाँ पे, इस तरफ देखोगे इस गॉसियन स्फीयर का हम रेडियस मान लेते हैं आर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस डायरेक्शन में होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस डायरेक्शन में होगी यहाँ पे, इनवर्ड, हाँ जी, इनवर्ड होंगी मैम, इनवर्ट क्यों मतलब होगी? अंदर आएंगी इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस। अब यहाँ पे इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है, आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड को देखो ही मत, लेफ्ट हैंड साइड को देखो ही मत, क्यों, इसकी राइट हैंड साइड देखो, वहां पे आया है चार्ज इनक्लोज, क्या इस गॉसियन स्फीयर में चार्ज इनक्लोज होगा, नो मैम, नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इनसाइड देखोगे चार्ज तो सरफेस पे रह गया, इनसाइड तो कोई चार्ज ही इनक्लोज नहीं है, अगर चार्ज ही इनक्लोज नहीं है तो फील्ड लाइन फ्लक्स कहाँ से आएगी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या मिलने वाली है, जीरो, क्यों जीरो मिलने वाली है, क्योंकि इसमें चार्ज ही नहीं आया है, यहाँ पे चार्ज इनक्लोज कितना आ गया है, जीरो, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, जीरो मिल जाएगी। क्लियर है ये पॉइंट सबको? मैम ये ऐसे है ना, चार्ज स्फीयर के सिर्फ बाउंड्री पे था और जो हमारा आर पी पॉइंट है वो अंदर आ गया है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर जाती है, तो इसलिए नहीं आया, बोल यही है ना सकते मैम। हो, जैसे कंडक्टर होता है,
जैसे कंडक्टर होता है, कंडक्टर पे देखोगे ना तो सारा चार्ज उसके सरफेस पे प्रेजेंट होता है, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर कितनी होती है, 0। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर कितनी होती है, 0। क्लियर है यहां तक सभी को? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आ गई है 0। तो अगर हमने यहाँ पे ग्राफ बनाना हो होलो स्फीयर के लिए, ये ग्राफ पेपर में आ जाता है, एक बार आया भी हुआ है। इस तरफ मैं बना रही हूँ स्मॉल आर, इस तरफ बना रही हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो ये रेडियस है उसका, स्फीयर का, ये रेडियस है, ठीक है। अब अगर आप रेडियस के बाहर देखोगे, अगर आप सरफेस में देखोगे तो आपको फील्ड कितनी मिल रही है, इतनी मिल रही है, कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, इतनी मिल रही है फील्ड। बट अगर आप सरफेस से बाहर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और आर में क्या रिलेशन है, कोई बता सकता है? बोर्ड पे लिखा हुआ है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो ये इनवर्सली है तो ये ऐसे जाएगा, तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो अगर आप सरफेस पे हो तो आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी रेडियस कांस्टेंट, रेडियस फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होने वाला है, तो इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू है। बट अगर आप आउटसाइड देखोगे तो इसकी कितनी वैल्यू है, वो E आर के साथ ही इनवर्सली है। अगर आप इनसाइड देखोगे तो फील्ड कितनी है, इनसाइड तो फील्ड ही 0 है, के बनेगा। ये बनने वाला है ग्राफ किसके लिए, होलो स्फीयर के लिए। ठीक है, तो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है सॉलिड स्फीयर का। सॉलिड स्फीयर के केस में क्या होगा, सॉलिड स्फीयर के केस में क्या होगा, सॉलिड स्फीयर मतलब कि अब अंदर भी चार्ज है। आप लोगों ने जब ग्रेजुएशन की होगी, ठीक है, वहां पे ना किसी ने उठाया है गोला, जब एथलेटिक मीट होता था, एक बड़ा सारा गोला उठा के फेंकते थे, बहुत भारी होता था, उठाया है किसी ने गोला वो? हाँ जी मैम। ठीक है, अगर आप लोगों को याद आ गया होगा, वो ऐसा गोला होता है जिसके ना अंदर भी सारा फिलिंग होती है, वो सारा ही फिल्ड होता है। एक तरफ बॉल है जिसके सिर्फ सरफेस पे चार्ज है, बट जो गोला होता है ना उसके अंदर भी चार्ज होता है, मतलब अंदर भी मटेरियल भरा होता है, ठीक है। तो सॉलिड स्फीयर बोल सकते हो। तो सॉलिड स्फीयर में सरफेस पे तो चार्ज है, अब अंदर वॉल्यूम पे भी चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है, तो सब जगह चार्ज प्रेजेंट है, सरफेस पे तो है ही है, सब जगह चार्ज प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलेंगे, सॉलिड स्फीयर। ठीक है, अब हमारे पास वही 3 केसेस आएंगे, एक अगर आउटसाइड निकालना हो, एक सरफेस पे और एक इनसाइड। अब मुझे पहले जल्दी से इसका अगर हम रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर, मुझे आउटसाइड निकाल के दिखाओ, मैं पानी पी के आई 1 मिनट में। मुझे आउटसाइड और सरफेस की वैल्यू बताना, ठीक है, जल्दी से निकालो कॉपी से। मैम आपकी स्क्रीन चली गई है।
क्या आंसर उसमें है? मैम जो आउटसाइड है वो क्यू डिवाइड बाय 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर अपसाइलन नॉट। सरफेस पे मैम सरफेस पे आर बड़ा मानना है क्योंकि आपने कैपिटल आर दिया है ना, तो क्यू डिवाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर अपसाइलन नॉट कैपिटल आर। बाकी की कितनी आ रही है वैल्यू? ऐसे मैम होलोस्फीयर के केस में था आउटसाइड और सरफेस के लिए सेम ही आएगी मैम। सेम ही आएगी। तो अगर आप बाहर बनाओगे क्वेश्चन क्लियर सेम ही चीज मिलेगी। इसका डी ए इस तरफ, डी एस इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाएगी। तो यहाँ पे ई अगर आप आउटसाइड देखोगे तो वो एक पॉइंट चार्ज की तरह ही आएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अगर आप सरफेस पे देखोगे तब आपको कैपिटल आर स्क्वायर मिल जाएगी। ये वैल्यू से रटी होनी चाहिए। ये ऐसी वैल्यूज आप बार बार इनको सॉल्व कर नहीं करोगे, ठीक है, रटनी है ये वैल्यूज। आर स्क्वायर अब हमारे पास यहाँ पे आएगा इनसाइड, ठीक है, ये तो होलोस्फीयर की तरह ही है वैल्यूज। अब अगर हम इनसाइड देखें तो अब हमें बनाना पड़ेगा इनसाइड बनाया मैंने एक, ठीक है, 3 पॉइंट मेरा यहाँ पे है तो मैंने क्वेश्चन से एरिया बना दिया। अब यहाँ पे सब जगह चार्ज प्रेजेंट है, यहाँ पे भी है, ठीक है, इसका हम रेडियस मान लेते हैं स्मॉल आर। बड़े वाले सफियर जो हमारा एक्चुअल सॉलिड सफियर है उसका रेडियस है कैपिटल आर, और जो मैंने ये गॉसियन सफियर माना है उसका मैंने रेडियस मान लिया है स्मॉल आर। अब हमारे पास नेक्स्ट चीज देखो, हमें इसको सॉल्व कैसे करना है। अब इसमें चार्ज प्रेजेंट है, इसमें इस एरिया में, क्योंकि वॉल्यूम में भी चार्ज है ना, तो यहाँ पे चार्ज प्रेजेंट है। अगर चार्ज प्रेजेंट है तो फ्लक्स भी आएगी, ठीक है। तो चार्ज प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज है, तो उसकी तरफ से फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकलती है, तो डी ए। अगर हम इस स्फीयर का एरिया वेक्टर देंगे बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे बाहर की तरफ, दोनों में एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। यहाँ से इसको निकालो, ये बनेगा ये बाहर निकल गया, डीएस आ गया इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। डीएस एरिया हम कितने की बात कर रहे हैं, सिर्फ इस क्वेश्चन स्फीयर की, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई चार्ज इनक्लोज्ड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आनी है चार्ज इनक्लोज कितना है, ठीक है, क्योंकि टोटल चार्ज कुछ और है, इसमें जो इनक्लोज हुआ है वो चार्ज कुछ और है, तो वो हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। वो हम फाइंड कैसे करेंगे। अब हमारे पास एक चार्ज डेंसिटी होती है, ठीक है, हमारे पास एक चार्ज जैसे मास डेंसिटी होती है ना, जैसे मास डेंसिटी होती है, मास डेंसिटी क्या लिखते हो, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैं चार्ज डेंसिटी बोल दूं तो क्या लिखोगे, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ से चार्ज निकला चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है, ये लिख सकती हूँ मैं, ठीक है। अब एक चीज देखो यहाँ पे, मैं सिर्फ इतने एरिया में देखना चाहती हूँ कि चार्ज कितना आया है, सिर्फ इतने एरिया में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वॉल्यूम, अगर मैंने क्यू इनक्लोज लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होगा वो कितना 4 लिखूंगी by मैं 3 pi वॉल्यूम, r cube। कितना होगा 4/3 by पाई 3 आर pi क्यूब। कौन से वाला आर, small r। कैपिटल कैपिटल कैसे है। मैं चार्ज इनक्लोज फाइंड करना चाहती हूँ कि इतने एरिया इतने वॉल्यूम में मेरे पास चार्ज कितना इनक्लोज हुआ है, ठीक है, तभी तो मैं चार्ज इनक्लोज निकालूंगी, क्योंकि मैं टोटल की बात नहीं कर रही, क्योंकि मुझे इनसाइड देखना है तो मैं इतने क्वेश्चन स्फीयर को देखूंगी, तो मुझे इसका ही वॉल्यूम लेना पड़ेगा कि इसमें कितना चार्ज इनक्लोज हुआ है। यहाँ पे आएगा 4 पाई आर क्यूब, स्मॉल आर आ जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ से अब आप देखो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो चार्ज की, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 4/ε0 आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर ε0। तो यहाँ से 4 के साथ 4 कैंसिल हुआ, पाई के साथ पाई कैंसिल हुआ, ये 8 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचा रो आर बाय 3 तो इनसाइड हमारे पास कितनी निकल आई है, रो आर बाय 3 इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितनी निकल आई है, रो आर बाय 3 ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो टिप्स पे कर लो अपने, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको टिप्स पे कर लो। क्लियर है ये मतलब सभी को? मैम स्मॉल आर वाला रिपीट कर दो, 4/3 पाई आर क्यूब, आर स्मॉल क्यों लिया? एक मिनट रुको, एक मिनट मैंने इनको डाल दिया, बाकी कोई समझाना चाहे तन्वी को तब तक टीचर्स हो, बाकी लोग भी सारे हो नहीं हो आप लोग टीचर्स? जितेंद्र तो देखा है पढ़ाते हुए। अच्छा तो अब यहाँ पे देखो, ये हमने स्मॉल आर क्यों लिया है, मेरे पास ये था टोटल जो मेरा एक्चुअल में स्फीयर है, ये जिसका रेडियस है कैपिटल आर, इसका रेडियस है कैपिटल आर। मैं बात कर रही हूँ उसको दोबारा ही बना लेती हूँ। ये मेरे पास स्फीयर है जिसमें सब जगह पॉजिटिव चार्ज है, जो वॉल्यूम पे भी सरफेस पे भी, तो इसका रेडियस है कैपिटल आर। एक मेरे पास ये हमने इनसाइड पॉइंट लिया पी, इसमें मैंने बना दिया क्वेश्चन स्फीयर, इसका रेडियस मान लिया आर। तो अगर ठीक है मैं मैम, यहाँ समझ आ पे गया, आ गया मैम, आ गया, अगर मुझे लगा तो उसका मैं कैपिटल आ रहा है। नहीं, अच्छा इसका स्मॉल आर है, ठीक है। ठीक है मैम, वो तो ये बनाया बना वैल्यू ऐसे हुआ था ना, तो लग ओके, ठीक है। तो इस चीज को रट लो कि इनसाइड कितना होगा आउटसाइड कितना होगा, और मेन चीज इनसाइड होलो स्फीयर के लिए 0 होता है और सॉलिड स्फीयर के लिए कितना होता है, रो आर बाय 3 उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कौन सी प्रॉब्लम आती है, अच्छा अगर हमने इसके लिए ग्राफ बनाना हो, क्या लिखा था, आउटसाइड चार्ज बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, इनसाइड लिखा था रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, और ई सरफेस पे लिखा था क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब अगर हमें इसका ग्राफ बनाना हो, इस तरफ आर है, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरफ आर है, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये हमने मान लिया रेडियस है, इतना रेडियस है इसका आर। अगर आप आउटसाइड देखोगे तो ये 1/r² के साथ इनवर्सली वेरी कर रही है, ये ऐसे इनवर्सली वेरी कर रही है, ठीक है। सरफेस पे इतनी इसकी वैल्यू कितनी है ES, सरफेस पे कितनी है ES, तो इनसाइड बता सकता है कैसे वेरी करेगा और कैसे बनेगा ग्राफ, लीनियर ग्राफ होगा इनसाइड से। इनसाइड ये क्या कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड आर के साथ डायरेक्टली डायरेक्टली है। प्रोपोर्शनल। अब अगर आर 0 है मींस आप सेंटर की बात कर रहे हो, अगर आर 0 है तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो यहाँ से स्टार्ट होगा ये ऐसे ये ऐसे बनेगा, ये इसका ग्राफ। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये सॉलिड स्फीयर के लिए है जो हमने पहले बनाया था, वो किसके लिए था, होलो स्फीयर के लिए। ये ग्राफ से इम्पोर्टेंट है। मैम सरफेस वाला बता दो, मुझे सरफेस वाला समझ नहीं आ रहा। सरफेस वाला मतलब सरफेस वाला ग्राफ मैम, वो ES कैसे आया वहीं पर ही?
इसको आप कैसे समझाओगे? हम समझ सकते हैं इसको भी। मान लो ये सफियर है, ये सफियर है, इसके ऐसे बनाते हैं ग्राफ। इस तरफ आर है, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सरफेस है, ठीक है। इसको हम एक मिनट रुको। इसका सेंटर ये है, यहाँ से बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। ऐसे बनाते हैं। अगर आप सेंटर पे देखोगे, अभी लिखा था ई इनसाइड कितना होता है, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। अगर आर यहाँ पे 0 है, आर क्या है 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो गई। ये बना। अब कैसे वेरी कर रहा है ये वेरी कर रहा है आर के साथ, तो लीनियर रिलेशन है, तो ऐसे किया। ठीक है। अब सरफेस पे पहुंचा, सरफेस पे कितनी वैल्यू है, q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है। हमने मान लिया यहाँ पे कितनी वैल्यू आ रही है, EF। लिख सकती हूँ क्या फिर नहीं है उसका? यस मैम। तो मैंने ऐसे लिखा है क्योंकि जो आर है ना वो तो फिक्स्ड है, वो तो वेरी नहीं कर रहा है। अगर वेरी नहीं कर रहा है तो कांस्टेंट हुआ, तो कांस्टेंट कितनी वैल्यू है, यस। अब यहाँ पे आउटसाइड निकल गया, ये चीज आ गई आउटसाइड, तो आउटसाइड कैसे वेरी करता है, ये वेरी करता है 1 बाय आर स्क्वायर, ये ऐसे वेरी करेगा। क्लियर है ये चीज? यस मैम। मैम एक्चुअली मैं ईएस देखने लगी कि वहां क्यों आ रही है वैल्यू ईएस को, एक्चुअल में यहाँ से वैल्यू लेके उसको ईएस डिनोट किया गया है। ओके ओके ठीक। ये ऐसे भी बना सकते हो आप ग्राफ। और कोई प्रॉब्लम देखते हैं। एक वायर के लिए अगर हमने फील्ड निकालनी हो, एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, उसके लिए अगर हमने फील्ड निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? ये वायर है मेरे पास, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसमें क्या है, सब वायर, एक पूरी वायर पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। पी पॉइंट यहाँ पे है, मान लो यही चीज है कि मैं यहाँ पे खड़ी होकर देख रही हूँ, तो मुझे कितनी फील्ड दिखेगी वो फाइंड करनी है। तो अब हम यहाँ पे स्फीयर तो बना नहीं सकते, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम के लिए अलग क्वेश्चन स्फीयर बनेगा, या आपको जितनी प्रॉब्लम्स करोगे तो आपको पता चलेगा कि किसके लिए कौन सा क्वेश्चन स्फीयर बनाना है, और प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है, ठीक है। हम 3 कर चुके हैं, ये चौथी है। अब यहाँ पे बनता है सिलेंडर, यहाँ पे बनता है सिलेंडर, ठीक है। तो ये बना हमारे पास गॉसियन स्फीयर। तो सिलेंडर क्या है, गॉसियन स्फीयर है। अब कैसे लगाएंगे हम, अब हम कैसे लगाएंगे, सबसे पहली चीज इस सिलेंडर को आपने देखना है, ठीक है। तो अगर आप इसको देखोगे, इसका जो एरिया वेक्टर है वो किसकी तरफ होगा, वो बाहर की तरफ निकलेगा। वो इसका एरिया वेक्टर है वो किसकी तरफ निकलेगा, बाहर की तरफ निकलेगा, तो ये बाहर ही हुआ। और जो फील्ड लाइन है वो पॉजिटिव चार्ज ऐसे है, तो वो भी डायरेक्शन में जा रही है, वो भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। क्योंकि फील्ड लाइन ऐसे निकलेगी,
उसके बाद अगर आप नीचे वाले सरफेस की बात करोगे, नीचे वाले के लिए एरिया वेक्टर इस तरफ होगा, ठीक है, बट फील्ड लाइंस इस तरफ नहीं जा रही है, ठीक है। अगर आप इसको देखोगे, इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा और फील्ड लाइंस इस तरफ ही जा रही है, क्योंकि इससे तो फील्ड लाइंस ऐसे ही बाहर निकलेंगी ना, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरफ है, एरिया वेक्टर इसका बाहर की तरफ हो गया। जैसे मैंने अभी आपको इस बॉटल दिखाई थी, ये एक सिलेंडर है, ये क्या है, एक सिलेंडर है, इसका इसका ये वाला सरफेस है, एक ये वाला है, एक नीचे वाला है। इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा ऐसे, इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा, और फील्ड लाइंस ये वायर ही है, और फील्ड लाइंस भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। अब इस पॉइंट पे अगर आप इस चीज को देखोगे, ये वाले सरफेस को, तो इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ ऐसे जाएगा, बट फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं। ऐसे ही इसका एरिया वेक्टर नीचे की तरफ होगा और फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, ठीक है। तो आप इस चीज को देखो, पहली चीज इसको इमेजिन करने की कोशिश करो। इमेजिन क्या करना है, घर पे कोई भी बॉटल पड़ी हो, सिलेंडर सिलेंडर दिख रहा हो, उठा लो उसको और समझो, ठीक है। तो इस वाले सरफेस के मेरे पास तीन है, सिलेंडर में तीन सरफेस होते हैं, ठीक है। कौन से सरफेस होते हैं, एक कर्व्ड और एक फ्लैट सरफेस, ठीक है। एक कर्व्ड होता है और एक फ्लैट सरफेस। अब ये दोनों फ्लैट होते हैं या फिर कर्व्ड होते हैं, बता सकता है कोई, देखते हैं किसको याद है। मम्मी ये फ्लैट फ्लैट होंगे, होते हैं। सर्कल की तरह है ना ये मैम, इसलिए फ्लैट होंगे। तो ये दोनों जो फ्लैट सरफेस है, ठीक है, इन दोनों पे आप क्या देखोगे, ई इस तरफ है, बी इस तरफ है, दोनों में एंगल कितना हो गया, 90, और cos 90 कितना होता है, 0। तो यहाँ पे भी 90 है, तो cos 90 हो गया 0। तो फ्लैट सरफेस से हमें कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं आएगी, फ्लैट सरफेस से कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं आएगी। कंट्रीब्यूशन किससे आएगी, इस कर्व्ड सरफेस पे, ठीक है। इस हर एक पॉइंट पे देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ये ऐसे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे क्या मिलेगी, कांस्टेंट, ये डिस्टेंस सेम हो गया है, ठीक है। अब इसका हम रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर, फिर कैपिटल आर मान लो चाहे स्मॉल आर मान लो, वो आपकी चॉइस है। अब तो इसको स्मॉल आर ही मानते हैं। अब आपने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है बाहर निकलेगी, अब यहाँ पे आ जाएगा एरिया इनटू चार्ज इनक्लोज क्यू है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एरिया बताओ जल्दी से कितना होगा, एरिया कितना होगा, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच 2 पाई आर। हाइट कितनी है इसकी मुझे नहीं पता, हम मान लेते हैं टोटल इसकी लेंथ एल। वैसे तो ये इनफाइनाइट दे रखा है, अगर फाइनाइट होता तो लेंथ कितनी हो जाती, एल, तो इसको मान लेते हैं एल, ये हो जाए क्यू बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये बन जाएगा, ठीक है। सिलेंडर का एरिया कितना होता है, 2 पाई आर इंटू लेंथ, ठीक है। ये चीजें याद होनी चाहिए, तो हमारे पास ये चीज बन गई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन वायर इतनी बन जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर, इतनी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। क्लियर है ये सभी को, यस मैम। यस मैम मैम। इसकी लेंथ इंफिनिटी होगी तो ये 0 हो जाएगा। बोल सकते हो। अच्छा एक चीज देखो, एक चीज मैंने अभी तक शायद आप लोगों को बताई नहीं है, अगर तीन चीजें होती हैं हमारे पास, तीन चीजें कौन सी होती हैं, एक होती है लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक होती है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड होती है हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक मिनट,
पास तीन चीजें होती हैं, एक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक सरफेस और एक वॉल्यूम। अब लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब हुआ कि जो चार्ज है ना वो डिस्ट्रीब्यूट है एक लाइन पे। अगर मैं यहाँ पे वर्ड लगा दूं यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मीन्स हर एक पॉइंट पे देखोगे आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम मिलेगी। लाइन मीन्स, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स एक वायर इस लाइन पे डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, जैसे हमने किया था इनफाइनाइट वायर। ऐसे ही सरफेस मीन्स यहाँ पे एक लाइन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, सरफेस मीन्स एक सरफेस पे, जैसे ये एक सरफेस है, इसके सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। वॉल्यूम मीन्स जैसे सॉलिड स्फीयर है, जैसे सॉलिड स्फीयर है वो क्या बनेगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस पे भी है, इनसाइड सब जगह पूरे वॉल्यूम पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ठीक है, तो वो बनेगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमने ये किया क्यों है, अब अगर मैं इसकी एक चीज निकालती हूँ, लाइन चार्ज डेंसिटी, लाइन चार्ज डेंसिटी, लाइन चार्ज डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी मींस, डेंसिटी मींस अगर मास डेंसिटी है तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, अगर चार्ज डेंसिटी है तो चार्ज पर यूनिट। अब आप बात, ये क्या है, 1D है, वायर 1D में ही होगी ना, सरफेस 2D में होगा और वॉल्यूम किसमें होगा, 3D में। तो अगर आप 1D की बात करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी, और इसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा, ठीक है। अगर आपसे पूछे, अगर हम 1D के लिए चार्ज डेंसिटी को लिखेंगे तो ऐसे लिखे करेंगे, मींस लाइन में अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ लैम्डा क्यू बाय एल। अगर आप इसमें आओगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में 2D में बात करोगे, 2D में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो इसको लिखेंगे सिग्मा। ये क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, वही चीज चार्ज पर यूनिट, 2D है तो क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। उसके बाद थर्ड अब आ जाएगा वॉल्यूम, तो इसको लिखेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको हम लिखेंगे रो, रो क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये तीन चीजें पता होनी चाहिए कि अगर लाइन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो लैम्डा किसके इक्वल आएगा, क्यू बाय एल के, सरफेस होगा तो सिग्मा होगा क्यू बाय ए के, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी क्यू बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब मैंने ये चीजें क्यों बताई है, ये बहुत जगह आपके पास यूज होने वाली है, ठीक है? बहुत जगह यूज होने वाली है। सबसे पहले जैसे यूज होने वाली है, जैसे आपने लिखा है यहाँ पे ई क्यू बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल। क्यू को आप क्या लिख सकते हो, क्यू को लिख सकते हैं लैम्डा इंटू एल, क्यू को लिख सकते हैं लैम्डा इंटू एल, तो यहाँ से लैम्डा एल खत्म, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल, एल के साथ एल कैंसिल, तो ये बन जाएगा लैम्डा बाय 2 पाई आर एप्सिलॉन, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो देखो जितेंद्र आप बोल रहे थे ना कि इनफाइनाइट वायर है तो एल यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है, एल को सॉरी एल इनफाइनाइट हो जाएगा, अगर एल इनफाइनाइट हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। अगर इनफाइनाइट वायर है, पी पॉइंट पे देखोगे चार्ज तो है ही ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी। तो उसका मेथड क्या है, उसको हम लैम्डा की टर्म में कन्वर्ट कर देंगे और एल क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से इतनी होगी, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इन रिजल्ट्स को टिप्स पे कर लो, होलो स्फीयर के लिए इनसाइड आउटसाइड और सरफेस पे कितना होगा, सॉलिड स्फीयर के लिए कितना होगा, पॉइंट चार्ज के लिए कितना होगा, और फोर्थ वन हमारे पास इनफाइनाइट वायर के लिए कितना होगा, ठीक है, इनफाइनाइट वायर के लिए हमारे पास कितना होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास और क्या आता है, मैम वो फिजिकली बताना कि जैसे लेंथ इनफिनाइट हो जाएगी तब भी
इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मतलब जीरो करेंगे फिजिकली अगर बोले तो? जीरो क्यों होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? मैं ये बोल रही हूँ, चाहे बाहर फाइनाइट है चाहे इनफाइनाइट है, आप टी पॉइंट पे देख रहे हो, चार्ज तो है ही ना यहाँ पे, हाँ वायर जी। में चार्ज तो है ही, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मिलेगी ही मिलेगी हमें। ठीक है, अगर मैं एल को रिमूव ना करती तो आप बोलते कि एल इनफाइनाइट है जी, एल को कर दो इनफाइनाइट, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, बट जीरो नहीं होगी क्योंकि सब जगह चार्ज तो है ही है, यहाँ पे तो फील्ड आपको कुछ ना कुछ मिलेगी। ठीक है, तभी मैंने उसको लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर दिया है। और अब अगर इसमें देखें तो जैसे रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो व्हेन रेडियस अप्रोचेस टू जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स इनफाइनाइट। वो मतलब प्रैक्टिकली कैसे होगा वो? प्रैक्टिकली कैसे होगा? आप इस वायर पे बात खड़े होकर देख रहे हो, वायर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी आपको? जीरो। उस पॉइंट पे जीरो मिलेगी आपको, वायर पे खड़े होके अगर आप देखोगे, वायर पे खड़े होके आप इस चीज को सोचो कैसे बना सकते हो? इनफाइनाइट मिलेगी मैम, जीरो नहीं मिलेगी। हाँ इनफाइनाइट है, मैं आर को इनफाइनाइट कर दी, अगर मैं आर को कर दूं जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट है, मतलब पता क्या है, जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे वायर से, जैसे जैसे आप वायर से दूर जाते जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम मिलेगी, बट जैसे जैसे आप नजदीक आते जाओगे आपको फील्ड ज्यादा मिलती जाएगी। फिर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको सबसे मैक्सिमम सबसे ज्यादा फील्ड मिलने वाली है। ठीक है, इनफाइनाइट तो कुछ होती नहीं है वैल्यू, मीन्स अगर आप आर को अप्रोच कर रहे हो जीरो मतलब नजदीक आ रहे हो, उतनी फील्ड इंक्रीज होती जाएगी, इसका राइट। मतलब। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। और किसी को कोई डाउट हो? नेक्स्ट तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास कंडक्टिंग शीट है, एक कंडक्टिंग शीट है। हमारे पास नेक्स्ट क्या है, कंडक्टिंग शीट है। कंडक्टिंग शीट है, ये शीट है, इसके कंडक्टिंग मतलब कंडक्टर की तरह सिर्फ सरफेस पे चार्ज प्रेजेंट होगा, इनसाइड कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इनसाइड कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। कंडक्टिंग शीट है, कैसे बनाओगे? अगर मैंने पी पॉइंट पे फाइंड करना है, पी पॉइंट पे मुझे फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे मैंने एक सिलेंडर बना दिया, यहाँ पे मैंने एक सिलेंडर बना दिया। अगर मैंने सिलेंडर बना लिया, अब मुझे इसका डीए बताओ, अब तो बहुत प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं। डीए और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ। सिलेंडर है तो उसके तीन सरफेस हैं, दो फ्लैट है और एक कर्व्ड है। हाँ जी बताओ। मैम फ्लैट सरफेस पे जीरो होगी, फ्लैट कैसे जीरो होगी? मैं कुछ डायरेक्शन बताओ। क्योंकि मैम इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं फील्ड फ्लो कैसे की। जा रही है? ये है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे जा रही है? इसका जो डीए है वो इस तरफ है, मीन्स दोनों में एंगल कितना हुआ 90, तो ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। ठीक है, इसके लिए अगर आप देखोगे इसका डीए इस तरफ, तो दोनों में एंगल कितना है 0, तो ये कंट्रीब्यूट करेगा। अगर आप इस तरफ देखोगे, इस तरफ डीए इस तरफ है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ है? इनसाइड तो है ही नहीं, यहाँ पे कंडक्टर है, यहाँ पे चार्ज ही नहीं है, तो यहाँ से भी कंट्रीब्यूशन नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, चार्ज ही नहीं है। तो अगर चार्ज ही नहीं है तो यहाँ से भी कंट्रीब्यूशन नहीं आएगी, तो हमारे पास सिर्फ यहाँ से आएगी।
अब सब जगह इसके इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होंगी और कांस्टेंट होगी, इसको लिख लेंगे ये यहाँ पे क्या होगा, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट ई कितना होगा 4 पाई, इसका रेडियस मान लो r, सॉरी कितना लिखे यहाँ पे एरिया पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हम इतनी चीज की, ये लिखेंगे पाई आर स्क्वायर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये बन जाएगा क्यू बाय पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। इसको हम और कुछ लिख सकते हैं। अच्छा एक चीज देखो, मैं एरिया को लिखती नहीं हूँ, इसको अगर मैं ए ही रखूं तो ये बन जाएगा चार्ज एप्सिलॉन नॉट ए, ये क्या होगा चार्ज पर यूनिट एरिया, अभी लिखवाया था मैंने सरफेस सिग्मा। चार्ज। सिग्मा, ये बनेगा ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, किसकी वजह से, कंडक्टिंग शीट की वजह से। जो भी हम आज के लेक्चर में कर रहे हैं ना, ये डायरेक्ट आपको कैलकुलेशन भी करनी आनी चाहिए, ठीक है, बट साथ के साथ रिजल्ट भी आने चाहिए, क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं है। अगर आप एक क्वेश्चन पे ही 5-10 मिनट लगा रहे हो तो बाकी क्वेश्चन कब करोगे, ठीक है। तो कट ऑफ आपने फिजिक्स है तो 50 है ना, तो टारगेट करना है कि 50 में से 40-45 क्वेश्चन ये इतने अटेम्प्ट करने हैं आपको, ठीक है। अगर किसी का मेन सब्जेक्ट ही फिजिक्स है, जिसने पढ़ी ही एमएससी फिजिक्स कर रखी है, तो उसके तो 45 के क्या 50 के 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट होने चाहिए। तो वो तब होंगे अगर आपको इन सब के रिजल्ट याद रहेंगे, ठीक है। कि होलोस्फीयर के लिए एक दो बार ना इसको कॉपीज पे करके देखो, ठीक है, एक दो बार इसको खुद कैलकुलेट करके देखो, आपके रिजल्ट याद हो जाएंगे। अगर डायरेक्ट रिजल्ट याद करोगे फिर नहीं होगा कुछ, बट इसको एक दो बार पूरी कैलकुलेशन करो, पूरी डेरिवेशन करो, रिजल्ट टिप्स पे हो जाएंगे, फिर नहीं है कुछ सोचने की जरूरत, ठीक है। ऐसे ही इसके लिए कंडक्टिंग शीट के लिए हमारे पास मैंने इलेक्ट्रिक पिछले वाला एरिया वहां पे हमने डेंसिटी वो 0 क्यों लिया है फ्लक्स। यहाँ पे अंदर है ही नहीं चार्ज, मैम अगर कंडक्टिंग शीट है तो सारी शीट पे ही चार्ज होगा। सरफेस ये एक वॉल्यूम एलिमेंट आ गया है ना शीट के, वॉल्यूम पे चार्ज है ही नहीं। आप ना इसको जब हम मतलब +2 में तब कंडक्टिंग शीट थी मैम, वो हम फुल्ली लेते थे, मतलब दोनों तरफ कंसिडर करके चलते थे। नॉन कंडक्टिंग शीट में लेते होंगे। इसमें ना आप लोगों को कंफ्यूजन आएगी, इसको ना कैसे समझ सकते हो। एक शीट है, आप लोगों को ना कंफ्यूजन आएगी इसमें, कंफ्यूजन आएगी। अब इसको आप कैसे दूर करोगे, एक मिनट। मेरे को ना याद नहीं आ रहा, मैंने स्टूडेंट्स को करवाया था, CSIR वाले को करवाया था। एक ना हम शीट लेके चलते हैं, एक में हम प्लेट लेके चलते हैं, ठीक है। मेरे को थोड़ा सोचने दो, मैंने उनको कैसे करवाया था। देखो कंफ्यूजन यहीं पे हो सकती है आपको, एक कंडक्टिंग शीट होगी एक नॉन कंडक्टिंग। अब आपको शीट दिख रही है, शीट है तो पूरे सरफेस पे चार्ज है, शीट दिख रही है तो पूरे सरफेस पे चार्ज है, तो अगर इस तरफ आपने लिया है तो इस तरफ भी लेना चाहिए, ठीक है। आपके माइंड में यही चीज आ रही होगी, ठीक है। तो मेरे को ना वो चीज याद नहीं आ रही, आपको कैसे समझाऊं, बट कोई बात नहीं, आपको एक्सप्लेन करूंगी। ये एक कंडक्टिंग शीट है तो ई की वैल्यू होगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। एक हमारे पास होगी नॉन कंडक्टिंग शीट, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग शीट में ये वाला क्वेश्चन भी आएगा, नॉन कंडक्टिंग शीट में ये वाला क्वेश्चन भी आता है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी बन जाती है। इसको ना मेरे को याद नहीं आ रहा, आप लोगों को मैं कल बता दूंगी। इसको मैं इतना हिंट दे देती हूँ, एक हम शीट लेके चलेंगे और एक प्लेट लेके चलेंगे, एक हम शीट लेके चलते हैं और एक मैम मुझे लगता है ना वैसे उसमें एरिया जो उस साइड वाला है उसमें ना माइनस का आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी तो है।
फिर उसमें माइनस आएगा क्योंकि उसका एरिया वेक्टर आउटसाइड है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है जो मतलब कि अपोजिट साइड में, उसमें एंगल का 180 हो जाएगा और माइनस का आ जाएगा कुछ। नहीं, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो ना, एक मिनट, ये भी कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, प्लेट है, पॉजिटिव चार्ज दोनों तरफ है, तो ये इस तरफ ही ऐसे जाएगा, ठीक है मैम। तो इसकी फील्ड लाइन ऐसे ही जाएंगी। ठीक है इसका मैम। एरिया वेक्टर बाहर की तरफ ही होगा, दोनों में एंगल कितना है, 0 डिग्री। वो नेगेटिव ठीक है। वाला साइन, नेगेटिव वाला चक्कर में पड़ेगा। एक होता है प्लेट के लिए, मैं आपको चाहे गूगल पे भी सर्च कर लेना, बता दूंगी आपको, मेरे को एग्जैक्टली चीज याद नहीं आ रही। एक हम शीट लेके इसको एक्सप्लेन करते हैं, एक इसको प्लेट लेके एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। एक तो प्लेट लेके एक्सप्लेन करेंगे, फिर आपको वो दोनों चीजें समझ में आएगी। बट आपको पेपर में ये आया भी हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन, कि एक कंडक्टिंग शीट है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर आप बात करोगे एक नॉन कंडक्टिंग शीट की, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, नॉन कंडक्टिंग शीट में, उसमें ये वाला चीज भी आ जाती है। ये मैं आपको कल एक्सप्लेन कर दूंगी कि कैसे आता है, मेरे माइंड में आई हुई, ठीक है। एक कंडक्टिंग शीट के लिए सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और एक नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए हो जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इस चीज को नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है। लिख लिया ये सबने? मैम हाँ जी। मैम मुझे इस पे ना जो आपने डायग्राम बनाई और डीए जो जीरो बनाया, ये पता नहीं लग रहा कैसे, मतलब ये कंसेप्ट कैसे लगाया ये मैम। हमने डायग्राम में सिलेंडर ही क्यों बनाया है मैम? ये आप, मैंने सबसे पहले बोला था कि आपको एक क्वेश्चन क्लियर ऐसा लेना पड़ेगा जो सिमेट्रिकल होना चाहिए उस पॉइंट पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप सभी पॉइंट पे देखोगे तो क्या मिलनी चाहिए, कांस्टेंट। तो अगर मैं कोई और सरफेस लेती, स्फीयर ले लेती, तो रेडियस की वजह से वो सिमेट्रिकल नहीं आना था, ठीक है। तो आपने ऐसी चीज लेनी है कि उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो कांस्टेंट हो जाए, और इसी में कांस्टेंट होगी हर एक चीज, हर एक उसके लिए प्रॉब्लम के लिए अलग क्वेश्चन से क्लियर लिया जाता है ताकि वो सिमेट्रिकल बने, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाए। तो ये चीजें तो आपको जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको याद होनी स्टार्ट हो जाएगी। मैम फिर इसके नीचे वाले में जो मैम 90 का कंट्रीब्यूशन है मैम, वो कैसे 90 आया मैम? डीए मतलब बाहर आउटवर्ड कैसे है मैम? ये शीट है, ठीक है, मैंने यहाँ पे सिलेंडर बनाया है, की पॉइंट मेरा यहाँ पे है। अब इसके 3 सरफेस है, एक कर्व्ड सरफेस है, 2 फ्लैट सरफेस है। थर्ड कर्व्ड सरफेस से जो डीए है वो बताओ मुझे किस डायरेक्शन में जाएगा। हाँ जी मैम, आ गया समझ, बाहर को आएगा वो। ठीक है मैम। इसका इस तरफ जाएगा, इसका इस तरफ जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो ऐसे ही जानी है, सब जगह ऐसे ही जानी है, ठीक है। तो इन दोनों में एंगल कितना हुआ, 90, इनमें है 0, इस तरफ तो चार्ज भी नहीं है, तो फील्ड लाइन कहाँ से आएंगी, ठीक है। तो ये और ये कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये कर रहे हैं, बट नॉन कंडक्टिंग शीट में ये भी कंट्रीब्यूट करता है, इस तरफ भी फील्ड लाइंस आती हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आपको क्या याद रखना है कि कंडक्टिंग शीट के लिए सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, और नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। अच्छा, उसके बाद देखो हमने अभी जो लिखा था E into ds is equal to चार्ज enclosed by epsilon नॉट। इस पे क्या कोई थ्योरम लग सकती है? इस पे जो हमने 3 थ्योरम्स किए थे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट, स्टोक्स थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, क्या इसमें कोई थ्योरम लग सकती है? अपने नोट्स चेक करो, या फिर ऐसे ही याद होने चाहिए आप लोगों को। मैम स्टॉक्स लगेगी, इसके सरफेस एरिया को लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देगी वो। स्टोक्स थ्योरम कब लगती है? डेल क्रॉस ई पे। कर्ल, कर्ल थ्योरम होती है वो, डेल क्रॉस ई होता तब लिख पाते इसको। डाइवर्जेंस वाली लगेगी ना, डेल डॉट ई वाली। यहाँ पे लगेगी डाइवर्जेंस थ्योरम,
डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कर देगा इसको, ई डॉट ई, यहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगा। तो याद करवा देती हूँ, एक हमारे पास होती है स्टोक्स थ्योरम, जिसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कर्ल भी बोलते हैं, मतलब कि डेल क्रॉस ए इंटू बी ए, यहाँ पे क्लोज नहीं होता है, इसको क्लोज कौन करेंगी, लाइन इंटीग्रेशन करेंगी। ठीक है, उसके बाद डाइवर्जेंस थ्योरम होती है। डाइवर्जेंस थ्योरम क्या बोलती है, यहाँ पे वॉल्यूम एलिमेंट है डेल डॉट ई, ठीक है, डी बी, ये किसके होगा, वॉल्यूम को क्लोज कौन करेगा, सरफेस करेगा, तो यहाँ पे ई डॉट डी ए हो जाएगा, डी ए बी एस वो भी लेता है। ठीक है, तो इतनी चीज हमारे पास पड़ी थी, तो इसका ऐसे लिख देंगे, तो यहाँ पे डाइवर्जेंस थ्योरम यूज होगी। अब हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम की, हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम की, तो अगर वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो मैंने अभी लिखा था रो इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ये लिखा था। अगर हम स्मॉल चार्ज की बात करें तो डी क्यू हो जाएगा, उसका वॉल्यूम डी वी। अगर मैं स्मॉल चार्ज की बात करूं तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा डी क्यू, और उसका वॉल्यूम हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा डी क्यू, और वॉल्यूम हो जाएगा डी वी। तो यहाँ से डी क्यू की वैल्यू क्या निकलेगी, रो इनटू डी वी। टोटल फाइंड करना है तो इंटीग्रेशन कर दो, चाहे डी वी लिख लो, डी टाउ लिख लो, सेम चीज है। ठीक है, हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैं स्मॉल चार्ज की बात कर रही हूँ तो डी क्यू डिवाइडेड बाय उसका स्मॉल वॉल्यूम डी टाउ, तो डी क्यू की वैल्यू आ गई रो इनटू डी टाउ। टोटल चार्ज फाइंड करने के लिए मैंने इंटीग्रेशन कर दी, ये वाले चार्ज की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, ये आ गई। ठीक है, अब एप्सिलॉन नॉट को अंदर ले जाओ, वॉल्यूम है ये, इंटीग्रेशन। तो आप देखो यहाँ इस तरफ भी वॉल्यूम इंटीग्रेशन है, इस तरफ भी वॉल्यूम इंटीग्रेशन है, तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन के साथ वॉल्यूम इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ से क्या निकला, डेल डॉट ई इज इक्वल टू क्यू बाय सॉरी रो बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास आ गई है। एक मैंने ये लिखा है, इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें इंटीग्रेशन प्रेजेंट है, तो ये क्या है, इंटीग्रल फॉर्म है, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ की हमारे पास इंटीग्रल फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो ये क्या बनी, डिफरेंशियल इक्वेशन बनी, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। ये फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन भी बनती है, जो आपको पेपर में हर बार आती है कि चार मैक्सवेल इक्वेशन बताओ। ठीक है, हर बार, चाहे 2016 था, 17 था, 21 में दो बार तो पेपर हुआ था पैराग्लॉफ बॉर्डर एरिया वाला। ठीक है, उसमें भी हमें पूछा गया था चार मैक्सवेल इक्वेशन। तो हमारे पास फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन निकल आई है, डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, ये फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन की है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट चीज है ये कि आपको पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि इंटीग्रल फॉर्म क्या होगी, और ये भी पूछा जा सकता है कि डिफरेंशियल फॉर्म क्या होगी। ठीक है, तो दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, अब उसके बाद हमारे यहाँ तक क्लियर है सबको, यस मैम। अच्छा जी, अब हमारे पास यस मैम। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वो किया था, क्या बोलते हैं उसको, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट किया था, क्या किया था, अगर मैं ये लिखूं, ई डॉट डी एल, ई डॉट डी एल, तो ये किसमें कन्वर्ट होगा। अच्छा, एक चीज देखो, स्टोक्स थ्योरम लिखी मैंने, स्टोक्स थ्योरम क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्लोज होगा यहाँ पे, इन सरफेस इंटीग्रेशन डेल क्रॉस ई
इंटू डी ए, ठीक है, इंटू डी ए, ये होगा क्लोज्ड ई इंटू डी एल, यही होगा, यही होती है स्टोक्स थ्योरम या फिर कुछ और होती है? यही होती है मैम। यही होती है। अच्छा, यही चीज अगर कोई क्लोज पाथ के लिए हो, अगर क्लोज पाथ के लिए आप ये इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे, कितनी वैल्यू मिलती है? जीरो। क्लोज पाथ के लिए अगर आप, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलने वाला है? आपको रिजल्ट क्या मिलने वाला है? एंड पॉइंट्स मिलेंगे। अगर क्लोज हेल्ली पाथ है, थ्योरम आ जाएगी, हाँ जी, हेल्ली वाली थ्योरम आ जाएगी। एंड पॉइंट्स आ जाएंगे तो क्लोज पाथ है, एंड पॉइंट मींस इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम है, तो इसकी वैल्यू क्या मिलने वाली है? जीरो। ठीक है, तो क्लोज पाथ के लिए ये चीज क्या होने वाली है? जीरो। लाइन इंटीग्रेशन क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। तो अगर ये चीज जीरो है तो यहाँ पे अब एरिया तो जीरो नहीं हो सकता, इसी टर्म को जीरो होना पड़ेगा। तो यहाँ से डेल क्रॉस ई क्या निकल के आया? डेल क्रॉस ई क्या निकल के आया? जीरो। अब आपको ये चीज पता है एक, अगर मैं कुछ ऐसा लिखूं इसको, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑलवेज जीरो होता है क्या? मैंने आपको दो रिजल्ट लिखवाए हैं ये, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट क्या ऑलवेज जीरो होता है? या फिर डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल? मैंने आपको उस दिन, पहले मुझे ये बताओ, मैंने आपको दो रिलेशन बताए हैं ये, जी हाँ जी मैम। यस मैम। कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑलवेज जीरो होता है, और सेकंड चीज क्या होती है? डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑलवेज जीरो होता है। दो चीजें बताई थी आपको, ये ऑलवेज ट्रू रहते हैं, ऑलवेज, ठीक है। तो ग्रेडियंट ऑफ, सॉरी, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑलवेज जीरो रहने वाले हैं। तो अगर जीरो रहने वाले हैं, अगर मैं ई को कुछ ऐसा पुट कर दूं, ई को कुछ ऐसा पुट कर दूं, तब भी मेरे पास रिजल्ट क्या रहने वाला है? जीरो ही रहने वाला है। तो हम ई को पुट करते हैं माइनस डेल ऑफ बी, ठीक है। V क्या है? पोटेंशियल है, स्केलर पोटेंशियल, और E क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये पोटेंशियल अभी हमने पढ़ना है कि क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल अभी हमने पढ़ना है कि क्या होते हैं। बट फिलहाल के लिए क्या है, हमारे पास जो रिजल्ट निकला है वो क्या आया है कि डेल क्रॉस ई किसके इक्वल है? जीरो के। डेल क्रॉस ई किसके इक्वल है? जीरो के। तो अगर डेल क्रॉस ई जीरो है, हमें ये भी पता है कि कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑलवेज जीरो होता है। तो मैं ई को अगर इन टर्म्स ऑफ ग्रेडियंट लिख दूं कुछ फंक्शन, तो वो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ई को मैं लिख सकती हूँ माइनस डेल ऑफ बी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो ई हमारा कितना आ गया है? डेल माइनस डेल बी। आपको पेपर में क्वेश्चन क्या आ सकता है? ई पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड और स्केलर पोटेंशियल में रिलेशन बताओ। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और स्केलर पोटेंशियल में रिलेशन बताना हो तो ये होता है इसमें रिलेशन। यही एक रिजल्ट मिलेगा आपको जो इन दोनों में रिलेशन बनाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब हमने एक चीज यहाँ पे लिख रखी है, डेल डॉट ई किसके इक्वल है? रो बाय एप्सिलॉन नॉट के। मैम हाँ जी, मैम मुझे ये जो रिजल्ट्स हैं ये कवर करने के लिए कौन सी वीडियो देखनी पड़ेगी? लास्ट वीडियो में करवाया हुआ ये वाला? पहले दो वाली चीजें करो, पहले दो रिजल्ट वीडियो देखना, मैं सेंड कर दूंगी आपको, ठीक है मैम, ठीक। मेरे को मैसेज कर देना। अच्छा, ये वाली हाँ, बट लाइन इंटीग्रल वाला तो मैंने उसी में बताया होगा, पहले दो ही वीडियोस हुई है अब तक इसकी, ठीक है, ईडी की, वही देखनी है आपको। तो यहाँ पे डेल डॉट ई किसके इक्वल आ गया है? रो बाय एप्सिलॉन नॉट के। तो ई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, डेल इनटू माइनस ऑफ डेल बी इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे ये बन गया है डेल स्क्वायर बी, ये माइनस बाहर लिख लो, इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये वाली टर्म दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा डेल स्क्वायर बी प्लस रो बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू जीरो। इसको बोलते हैं पॉइसन इक्वेशन। ये भी डायरेक्ट पूछी जाते हैं, पॉइसन इक्वेशन ये होती है, ठीक है।
पॉइजन इक्वेशन ये होती है डेल स्क्वायर v प्लस रो बाय एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। अब अगर आपके पास रो 0 हो जाए, रो 0 हो जाए मतलब चार्ज ही नहीं है, रो क्या होती है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, अगर चार्ज ही नहीं होगा तभी आपका रो 0 होगा, ठीक है। तो अगर चार्ज ही प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, चार्ज फ्री वॉल्यूम के लिए चार्ज अगर 0 हो जाए आपका, तो ये इक्वेशन किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ऐसे बन जाएगी, ठीक है। अगर आपका चार्ज 0 हो जाए तो रो 0 हो जाएगा, तो अगर रो 0 तो ये इक्वेशन ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी, इसको बोलते हैं लैप्लास इक्वेशन, इसको बोलते हैं लैप्लास इक्वेशन, ठीक है। तो हमारे पास दो चीजें आई हैं, एक पॉइसन इक्वेशन और एक लैप्लास इक्वेशन, तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि गॉस लॉ क्या है, उसकी 3-4 जो एप्लीकेशंस करवाई हैं वो पता होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास और क्या किया हमने, इसकी इंटीग्रल फॉर्म हो गई, डिफरेंशियल फॉर्म हो गई, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन हुआ, फिर पॉइसन इक्वेशन क्या है, फिर लैप्लास इक्वेशन क्या है, बस फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन भी हमारी निकल गई है। तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस मैम। मैम एक बार हाँ जी, मैम गॉस लॉ में दो हमने सर्कल इंटेग्रल फॉर्म में हमने सर्कल क्यों ड्रॉ किया है मैम, एक ही की बात करते हैं ना, सर्कल एंड क्लोज, तो मैम दोनों इंटेग्रल्स पे हमने क्लोज क्यों ड्रॉ किया है? फर्स्ट हमने गॉस लॉ किया था, ये लिखा है मैंने, क्लोज्ड सरफेस की बात हो रही है, क्लोज्ड सरफेस, ये सरफेस है, दो इंटीग्रल का क्या मतलब होता है कि आप सरफेस पे इंटीग्रेशन कर रहे हो, और सर्कल ड्रॉ करने का मतलब क्लोज्ड सरफेस पे इंटीग्रेशन करनी है आपने। मैम दोनों पे क्यों किया है मैम, दोनों इंटेग्रल्स पे? अगर मैं एक पे कर देती तो क्या होता, तो मैम फिर वो कर्ल के हिसाब से, मतलब कर्ल एक्चुअल में वाले ना में एक एक्चुअल में ना जब हम इसमें इंटेग्रल डिनोट करते हैं, अगर एक इंटेग्रल है तो वो लाइन के लिए होता है, अगर दो इंटेग्रल डालें वो सरफेस के लिए, अगर तीन डालें तो वो वॉल्यूम के लिए है। अगर हम पूरी सरफेस एनक्लोज करें तो इसलिए हम दोनों पे आएगा, मतलब कि ये हमारा मैथ्स वाला इंटीग्रेशन नहीं यूज करते हैं यहाँ पे। ये होता है लाइन के लिए, ये होता है सरफेस के लिए, और ये होता है वॉल्यूम के लिए। अगर आप लाइन को क्लोज करना चाहते हो तो इस पे लगाओगे, अगर आप सरफेस को क्लोज करना चाहते हो तो इस पे लगाओगे, अगर आप वॉल्यूम को क्लोज करना चाहते हो तो ऐसे लगा दोगे। ठीक है मैम, ओके मैम, बाकी आगे समझ। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, अगर हम सरफेस एनक्लोज करना चाहते हैं तो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों को फिक्स करना पड़ेगा। हाँ सोच सकते हो। ओके, ठीक है मैम। तो अभी मैं समराइज कर रही हूँ कि हमने लेक्चर में क्या क्या किया है, अभी के अभी याद कर लो इनको, ठीक है। तो सबसे पहले गॉस लॉ किया है हमने, ये क्या है, ये इसकी इंटीग्रल फॉर्म है, ठीक है? उसके बाद हमारे पास इसकी डिफरेंशियल फॉर्म आ जाती है, डिफरेंशियल फॉर्म क्या की थी बताओ, डेल बिना डॉट टी देखे, इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। रो बाय एप्सिलॉन नॉट का। उसके बाद डेल क्रॉस ई भी क्या था, 0। 0, यहाँ से रिजल्ट निकला है E इज इक्वल टू पॉइसन माइनस इक्वेशन। डेल ऑफ V, और ये हमारी क्या है, फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन है। उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ आती है डेल स्क्वायर V प्लस रो बाय एप्सिलॉन नॉट, क्या आती है, पॉइसन पॉइसन इक्वेशन। इक्वेशन। डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू 0 लैप्लेस इक्वेशन। अगर रो 0 हो जाए तो हमारे पास आ जाएगी लैप्लास इक्वेशन, ये रहेगा रिजल्ट। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट चार्ज के लिए कितनी आती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाय Q आर। upon 4 pi epsilon naught r square. उसके बाद होलो स्फीयर के लिए हॉलो स्फीयर के लिए अगर इनसाइड है तो 0, आउटसाइड है तो स्मॉल Q r स्क्वायर, upon 4 ऑन द pi सेम सरफेस आ है तो जाएगी, कैपिटल R। और अगर सरफेस पे लाई करी तो कैपिटल R के साथ आ जाएगा। आउटसाइड पे पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है ये। और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा सॉलिड स्फीयर। इन सॉलिड सॉलिड स्फीयर के स्फीयर में लिए आउटसाइड और सरफेस का दोनों का सेम था, और इनसाइड का हमारे पास आया था रो
divided by 3 rho r divided by 3 epsilon naught. आपको समराइज इसलिए कर रही हूँ कि रिजल्ट याद कर लो, ठीक है। रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, और आउटसाइड के लिए तो आपको पता ही है क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सरफेस के लिए कैपिटल आर हो जाएगा। उसके बाद हमने किया है वायर के लिए, लॉन्ग इनफाइनाइट वायर थी, उसके लिए कितनी आई थी, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। उसके बाद कंडक्टिंग शीट के लिए सिग्मा Sigma upon epsilon naught. नॉन कंडक्टिंग के लिए सिग्मा Sigma बाय upon 2 epsilon naught. और भी किया था हमने। बस ही आई कितना सी। बस इसकी फोटो खींच लो, अब देख आज करवाया है। अब इसको 2-3 बार कॉपीज पे लिख, सबको दिख रहा है, पूरा बोर्ड विजिबल है। ठीक है, तो इसको 1-2 बार कॉपीज पे लिख के देखना ताकि ये रट्टे चढ़ जाए आपकी। मैम आप क्लास सही 6 o'clock स्टार्ट करके 7:30 एंड कर दिया करो। कल से कर लेंगे पक्का। पक्का कर दूंगी कल। या सही 6:30 स्टार्ट कर लिया करो, या 6 बजे से 7:30, मतलब कि ऐसा कर लो। चलो ठीक है, कल पूरे प्रॉपर मैं ना 5:45 पे लिंक भेज दूंगी, ठीक है। ठीक है मैम। पूजा आप मेरे को कॉल कर लेना जो भी आपके डाउट्स हैं। मैम कर दे एंड अब। हाँ जी हाँ जी। थैंक यू मैम। ओके। Thank you, ma'am.